हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं हिमाचल प्रदेश पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, मे बी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आ जाए। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन गलत हैं या काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत तरीके से फ्रेम किए गए हैं। और मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूं, जब इसकी आंसर की आएगी तो 7 से 8 क्वेश्चन की गलत आंसर की वो देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली, जब आप आंसर की को चैलेंज करेंगे उस टाइम भी आपके ये काम आएगी। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। डेफिनेटली आपको ये वीडियो नेट सेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट क्रैक करने में मदद करेगी। और इसके साथ ही अगर आप नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जीआरएफ की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आपको सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे मिल जाएगा। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स भी आपको क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांज फैनन के कार्यों को कालक्रमिक क्रम में लगाना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लगाने हैं। तो सबसे पहली किताब है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, उसके बाद टूवर्ड द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, डाइंग कॉलोनियलिज्म। तो इनकी जो सबसे पहली इन्होंने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी इन्होंने ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। ये 1952 के आसपास इन्होंने पब्लिश की थी। उसके बाद की इनकी जो किताब है ये है डाइंग कॉलोनियलिज्म। 1959 के अंदर इन्होंने ये किताब लिखी। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961 में इन्होंने ये किताब लिखी। और टुवर्ड द अफ्रीकन रेवोल्यूशन ये किताब 1964 के अंदर इनकी प्रकाशित हुई है। तो इसका जो सही क्रम यहां पे बन रहा है वो बन रहा है 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इनकी टुवर्ड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, नव लोकतांत्रिक क्रांति के सिद्धांत और मास लाइन की अवधारणा के लिए किसे जाना जाता है? तो न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, ये एक्चुअल में किताब भी है माओ की और इनका ये सिद्धांत भी है। और इन्होंने मास लाइन की अवधारणा भी दी है। तो ये माओ से तुंग का विचार है। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा था? दोस्तों, एक्चुअल में जो कोटेशन है वो कोटेशन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु ने कहा था। और इसी को आगे मॉडिफाई लोगों ने किया, विद्वानों ने किया। तो ये अरस्तु की कोटेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हन्ना आरेंट द्वारा कार्य का सिद्धांत दिया गया? तो कार्य का सिद्धांत द ह्यूमन कंडीशन किताब के अंदर हन्ना आरेंट ने दिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं और ये आप नोट्स के अंदर देख सकते हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। और जिन्होंने लिए हैं तो उन लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे। किस राजनीतिक दार्शनिक ने सीमित प्रभुसत्ता का विचार दिया? तो सीमित प्रभुसत्ता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी की जो बात की थी वो जॉन लॉक ने की थी। सीमित प्रभुसत्ता क्यों? क्योंकि जॉन लॉक ने क्रांति का अधिकार दिया था, यानी एब्सोल्यूट नहीं होगा, जो आपका शासक रहेगा उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। और अगर वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है तो उसे क्रांति द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे जितने भी आप देखते हैं, थॉमस हॉब्स का लेवियाथन बिल्कुल निरंकुश था, रूसो का जनरल विल भी निरंकुश था और मैकियावेली का प्रिंस भी निरंकुश था। तो सीमित प्रभुसत्ता की बात जॉन लॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? करेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा नहीं है? राज्य सार्वभौमिक परोपकारिता बेसिकली हीगल से है, जैसे हम इसको समझते हैं। तो राज्य को सार्वभौमिक परोपकारिता के रूप में परिभाषित किया था हीगल ने कि राज्य जो होता है वो सर्वोच्च होता है, वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है जो सभी लोगों की भलाई के लिए काम करता है।
परिवार सार्वभौमिक परोपकारिता, तो परिवार को हीगल ने क्या कहा था, ये केवल और केवल अपने परिवार, अपने लोगों के भरण पोषण तक सीमित होता है। इसमें क्या होता है, सार्वभौमिक आप कह सकते हैं अहमवाद इसके अंदर होता है, ठीक है, सार्वभौमिक नहीं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अहमवाद इसके अंदर होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक ही इसमें सीमित रहते हैं। अगला, व्यक्तिगत विशेष अहंकार, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो परिवार होता है उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विशेष अहंकार होता है और नागरिक समाज के अंदर सार्वभौमिक अहमवाद होता है। जो नागरिक समाज होता है उसमें परोपकारिता नहीं होती है, थोड़ी बहुत परोपकारिता तो होती है, लेकिन नागरिक समाज में लोग क्यों जुड़ते हैं, इसीलिए जुड़ते हैं ताकि अपनी जो नीड्स होती है, अपनी जो जरूरतें होती हैं वो नागरिक समाज से पूरी कर पाए, ठीक है। तो यहां पे जो गलत है वो है परिवार। परिवार कभी भी सार्वभौमिक परोपकारिता पे आधारित नहीं है, ये क्या है, इंडिविजुअल परोपकारिता के ऊपर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ये गलत है। प्रोसीजरल जस्टिस का विचार किसके द्वारा दिया गया था? प्रोसीजरल जस्टिस होता है जहां पे न्याय को प्राप्त करने के लिए सही तरीका अपनाया जाए, सही प्रोसीजर को अपनाया जाए। तो प्रोसीजरल जस्टिस, जॉन रॉल्स ने यह सिद्धांत दिया था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर, और इन्होंने कहा था कि जो समाज के अंदर न्याय दिया जाता है उसका प्रोसीजर सही होना चाहिए। अगला है, हेगल का मुख्य उद्देश्य खुले समाज के खिलाफ लड़ना और अपने नियोक्ता की सेवा करना था, यह किसने कहा? द एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी, यह किताब लिखी है कार्ल पॉपर ने। द एनिमीज यानी खुले समाज के दुश्मन, और खुले समाज के दुश्मन के रूप में इन्होंने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को बताया। यानी खुले समाज को ये लोग किसी भी तरीके से सहन नहीं करना चाहते। जहां पे प्लेटो एक दार्शनिक राजा की अवधारणा देता है और उसके अंतर्गत सभी लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, वैसे ही हीगल क्या बोलता है कि मनुष्य पृथ्वी, जो ईश्वर है पृथ्वी पर, जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, कोई क्रांति कर ही नहीं सकता। वैसे ही कार्ल मार्क्स लोगों को क्या है, कंट्रोल करना चाहता है, क्लोज सोसाइटी में ले जाना चाहता है और साम्यवाद के अंतर्गत रखना चाहता है। तो ये कार्ल पॉपर का कथन है। नॉजिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को व्यक्तियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण का मार्गदर्शन करना चाहिए? तो रॉबर्ट नॉजिक का जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है, अधिकारिता सिद्धांत है न्याय का, उसके अनुसार सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। देखिए, सामाजिक कल्याण की बात ये नहीं करते हैं, ये नव उदारवादी चिंतक हैं, ये स्वच्छंदतावादी चिंतक है। और स्वच्छंदतावादी चिंतक क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावादी चिंतक का जो पहला विचार रहता है ये टैक्स के विरोधी है, ये कल्याणकारी राज्य के विरोधी है, तो ये तो नहीं हो सकता है। परिणाम की समानता, तो देखिए परिणामों की जो समानता है उसकी बात कम्युनिस्ट करते हैं, तो ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये नियोलिबरलिस्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्वैच्छिक सहमति और समझौता, और लास्ट है पुनर्वितरण में सरकारी हस्तक्षेप, यानी जो भी सेवाएं दी जाती है वो सरकार द्वारा दी जाएगी, तो ये भी बात नहीं है। यहां पे जो एग्जैक्ट है रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार ये है स्वैच्छिक सहमति और समझौता, यानी जो संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, जो भी टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं वो क्या है, लोगों की सहमति के अनुसार लगाए जाने चाहिए। किसी के ऊपर जबरदस्ती ना तो टैक्स लगाए जाने चाहिए, ना ही उसकी संपत्ति का हस्तांतरण उसकी मर्जी के बिना होना चाहिए। तो ये बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामशी की स्थिति के युद्ध की अवधारणा को संदर्भित करता है? सिचुएशन, वॉर ऑफ सिचुएशन, स्थितियों का युद्ध। तो बेसिकली ग्रामशी कहते हैं कि जो राज्य होता है, लोगों के ऊपर जो शासन करता है, वो डंडे के बल पे नहीं करता है, वो शक्ति के बल पर नहीं करता है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक सहमति के आधार पे, जिसे इन्होंने कल्चरल हेजेमनी कहा। और इन्होंने कहा जो स्थितियों का युद्ध होता है, जैसे पूंजीपति होते हैं, पूंजीपति के कुछ इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो पूंजीपति क्या करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअलों को अपने पास रखते हैं और उसके माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रसार करते हैं और लोगों के अंदर ये बात भरने की कोशिश करते हैं कि पूंजीवाद आपके लिए बहुत बढ़िया है। वैसे ही
ग्रामशी ने कहा अगर आम आदमी को, मजदूरों को, गरीबों को, शोषितों को आगे बढ़ना है तो उन्हें क्या है, स्थितियों के युद्ध में आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से पूंजीपति अपने इंटेलेक्चुअलों को रखते हैं वैसे ही गरीबों को भी रखना पड़ेगा। यह है समाज के भीतर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने का संघर्ष। यह होता है स्थिति का युद्ध। एक तरफ पूंजीपति है और एक तरफ मजदूर है। पूंजीपति अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि पूंजीवाद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही जो गरीबों और मजदूरों के जो इंटेलेक्चुअल होंगे वो बताएंगे नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, और यही स्थितियों का युद्ध कहलाता है। विल किमलिका द्वारा दी गई समूह विभेदित अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है? तो जो विल किमलिका है वो एक मल्टीकल्चरलिस्ट है, बहुसंस्कृतिवादी है। तो देखते हैं, व्यक्तियों को उनके समूह की पहचान के आधार पर अधिकार दिए गए हैं। अधिकार जो अल्पसंख्यक समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानते और समायोजित करते हैं। अधिकार जो केवल बहुसंख्यक संस्कृति के सदस्यों पर लागू होते हैं। वे अधिकार जो एक सांस्कृतिक समूह को दूसरे सांस्कृतिक समूह से अधिक विशेषाधिकार देते हैं। देखिए सिंपल है। विल किमलिका को जब आप पढ़ते हैं, उनके मल्टीकल्चरलिज्म को आप पढ़ते हैं, तो विल किमलिका ने समूह विभेदित अधिकारों को किस प्रकार से डिफाइन किया? उन्होंने कहा एक जो समूह होता है उसके अलग अधिकार होते हैं। एक मुस्लिम समूह है, उसके कुछ अलग अधिकार होने चाहिए कल्चर के आधार पे, हिंदुओं के अलग, क्रिश्चियनिटी के अलग, आदिवासियों के अलग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। व्यक्तियों को उनके समूह की पहचान के आधार पर अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फौकॉल्ट की बायो पावर की अवधारणा को संदर्भित करता है? तो माइकल फूको है, फौकॉल्ट कई जगह इनको लिखा जाता है। माइकल फूको ने एक जो अवधारणा दी है वो दी है बायो पावर की अवधारणा। तो बायो पावर से क्या ये कहना चाहते हैं वही यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। निगरानी और सजा के माध्यम से व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने की राज्य की शक्ति। क्या निगरानी और सजा के माध्यम से बायो पावर काम करता है? जहां पे निगरानी होती है और दंड दिया जाता है वो तो बायो पावर नहीं है, उसको तो आप फोर्स कहते हैं, ठीक है? वो तो आपकी लीगल फोर्स होती है जहां पे आप सजा देते हैं। दूसरा, व्यक्तियों की विरोध करने और दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने की शक्ति। देखिए जो दमनकारी, जो क्रांतिकारी आपकी संरचनाएं हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया जिसने हिंसक रूप धारण कर लिया, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप? उसको भी फोर्स से कंट्रोल करते हैं, तो ये भी बायो पावर नहीं है। अगला, बायो पावर बेसिकली क्या होता है? जीव शक्ति से कहा जाता है, जीव, ठीक है? बायोलॉजी जैसे होता है ना आपका जीव शक्ति। तकनीकों के माध्यम से जैसे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से आबादी को विनियमित करने और प्रबंधित करने की शक्ति। और लास्ट है, लाभ के लिए श्रम शोषण और हेरफेर करने की शक्ति, अभिजात वर्ग की शक्ति। इसका सिंपल आंसर यहां पे देखिए, बायो पावर किससे रिलेटेड होता है? जीवों से रिलेटेड होता है। तो राज्य की जो बायो पावर होती है, जो कि इंदिरा गांधी ने यूज की थी, जैसे जबरदस्ती वो नसबंदी करा रही थी, तो राज्य के पास एक ऐसे प्रकार की शक्ति होती है जो चीन ने भी यूज की थी। यानी एक बच्चे से ज्यादा आपका बच्चा नहीं होगा, जनसंख्या कंट्रोल कर दिया, आपका स्वास्थ्य कंट्रोल कर दिया, आपको कोरोना के टीके लगाए गए, आपको जबरदस्ती भी लगाए गए, अगर आप नहीं लगाते तो आपको कहीं एंट्री नहीं दी गई, आपको मास्क लगाए गए, अगर आप बिना मास्क के जाते तो आपको जुर्माना भी लगाया गया। यानी जहां पे जीवों को कंट्रोल करने की पावर यूज की जाती है राज्य के द्वारा, वो होती है बायो पावर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिकतावाद तदुपरांत निम्नलिखित में से किस धारणा को चुनौती देता है? तो यहां पे तदुपरांत का मतलब है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है? पोस्ट मॉडर्निज्म किस चीज को चुनौती देता है? क्वेश्चन सिंपली ये पूछा गया है, आधुनिकता तदुपरांत का मतलब है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म किस चीज को चैलेंज करता है? प्रगति और रेखिक इतिहास, परंपरा और विरासत, समरूपता और एकरूपता, निश्चितता और स्थिरता। अब देखिए यहां पे 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप आराम से रूल आउट कर सकते हैं। पहले देखिए, निश्चितता और स्थिरता दोनों आपस में ऑपोजिट हैं।
तो ऑपोजिट चीजों को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, तो यहां पे तो बिल्कुल वही हो रहा है। यहां पे समरूपता को भी चैलेंज कर रहे हैं और एकरूपता को भी चैलेंज कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। परंपरा और विरासत को इन्होंने चैलेंज नहीं किया है, इन्होंने प्रगति और रैखिक इतिहास को चैलेंज किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म ने बेसिकली क्या किया है, प्रगति और रैखिक इतिहास, रैखिक होता है लीनियर जो आपका हिस्ट्री होती है, उसको इन्होंने चैलेंज किया। पहला कौन सा, जो कि मॉडर्निज्म कह रहा था कि जो प्रगति हुई है, प्रगति क्या है, रैखिक इतिहास में हुई है, उसको इन्होंने चैलेंज किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रगति और रैखिक इतिहास। लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें समरूपता और एकरूपता, समरूपता का मतलब होता है आपका एक जैसी अवधारणा जो होती है जिसमें एक जैसे तत्व पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों जो चीजों को है वो चैलेंज किया गया है, दोनों चीजों को यहां पे चैलेंज किया गया है, प्रगति और रैखिक इतिहास को भी, और समरूपता या एकरूपता को भी चैलेंज किया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म के द्वारा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर प्रगति और रैखिक इतिहास होना चाहिए, लेकिन इसका अगर आंसर ये नहीं होता है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं बाद में। निम्नलिखित में से कौन फोकाल्ट की सरकारिता की धारणा को संदर्भित करता है? तो सरकारिता का मतलब होता है गवर्नमेंटलिटी, यानी लोगों को शासित करने की जो सरकार की एक सोच होती है उसे कहा गया है गवर्नमेंटलिटी या सरकारिता। नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें और रणनीतियां। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाएं जो राजनीतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती है। समाज के भीतर व्यक्तियों की स्वशासन क्षमताएं और सरकारी संस्थानों में प्राधिकार की पदानुक्रमिक संरचना। तो गवर्नमेंटलिटी का यहां पे मतलब होता है, सरकारिता का मतलब होता है कि किस तरीके से अपनी मेंटेलिटी यूज करती है सरकार लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीकें उनके द्वारा यूज की जाती है, उसे कहा गया है सरकारिता, माइकल फूको द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। फ्रांच फैनन का काम द रेस्ट ऑफ द अर्थ उपनिवेशवादियों पर उपनिवेशीकरण के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। बिल्कुल सही बात है। इनकी जो द रेस्ट ऑफ द अर्थ है अर्थ है, इसके अंदर इन्होंने क्या कॉलोनियलिज्म का विश्लेषण किया है। दावा किया गया है, फैनन ने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए उपनिवेशवासियों को अपनी संस्कृति को पुनः प्राप्त करने और अपनी मानवता पर दावा करने की आवश्यकता है, और इन्होंने अपनी लाइफ में किया भी। इन्होंने क्या है, ब्लैक्स को क्या किया, ब्लैक्स के अंदर एक ऐसी संस्कृति का प्रसार करने की कोशिश की, काले लोगों में ऐसी संस्कृति का प्रसार करने की कोशिश की कि हमारा तो बहुत बढ़िया इतिहास था, बहुत ही रिच इतिहास हमारा था। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर उपनिवेश और उपनिवेशीकरण के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था, और यह दावा किया गया था कि अगर आपने उपनिवेशवाद से मुक्ति पाना है तो आपको क्या है, अपनी जो संस्कृति है उसे दोबारा से आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कारण और दावा दोनों सही है, और दावा कारण की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, पंडिता रमाबाई महिलाओं के अधिकार के लिए अपनी वकालत में निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थी? तो पंडिता रमाबाई के बारे में आपको पता होगा, बेसिकली इनका जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन जैसे ये बड़ी होती है तो इन्होंने एक अछूत विपिन बिहारी नाम के एक अछूत से इन्होंने शादी कर ली थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा सामाजिक सुधारों को लेकर, वो था ईसाई धर्मशास्त्र और सामाजिक न्याय शिक्षाओं का। इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और ईसाई क्रिश्चियनिटी के ऊपर इन्होंने किताबें भी लिखी, और उसके आधार पर इन्होंने क्या है, क्रिश्चियन मुक्ति सदन जैसी संस्थाएं भी स्थापित की थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। तिलक का राजनीतिक विचार निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक का जो राजनीतिक विचार था वो हिंदू धर्मग्रंथ और राष्ट्रवादी उत्साह से प्रेरित था। ठीक है, तो मार्क्सवादी ये नहीं थे। अहिंसा और सत्याग्रह के गांधीवादी सिद्धांत में इनका कोई विश्वास नहीं था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के ज्ञानवर्धक विचार, इसमें भी इनका विचार नहीं था। तो आप लोकमान्य तिलक को जानते हैं,
ठीक है, तो इन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद में विश्वास रखा था। पेरियार द्वारा अपने विचारों के प्रसार हेतु जो पत्रिका स्थापित की गई थी, जो इन्होंने मैगजीन स्टार्ट की थी या जर्नल, वो था कुडिया रासु। कुडिया रासु इनकी मैगजीन है। एम.एन. रॉय ने निम्नलिखित में से किसके लिए मार्क्स के क्रांति के सिद्धांत की आलोचना की थी? तो कार्ल मार्क्स और एम.एन. रॉय में कई चीज़ों को लेकर मतभेद था, और जो एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय ने मानव अस्तित्व के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों पर ध्यान का अभाव, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स बेसिकली भौतिकतावादी थे। कार्ल मार्क्स बेसिकली भौतिकतावादी थे, ठीक है, मैटेरियलिस्टिक थे। उन्होंने आध्यात्मिक चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सावरकर को अक्सर हिंदुत्व शब्द से जोड़ा जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों पर उनका नजरिया क्या था? तो देखिए, सावरकर का जो विचार था, वीर सावरकर का विचार यह था कि जो आपका सिंधु घाटी से इधर का जो एरिया है, ठीक है, सिंधु से हिंदू निकला है, यानी वीर सावरकर क्या है, हिंदू संस्कृति को आत्मसात करने की बात करते हैं। यानी जितने भी आपके सिंधु आर के लोग हैं वो हिंदू है, इसलिए इनका जो विचार है ये ऑप्शन सी होगा, हिंदू संस्कृति को आत्मसात करने की ये बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि संपूर्ण क्रांति के लिए निम्नलिखित में से किसमें बदलाव की आवश्यकता है? जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उसके लिए इन्होंने बात की थी केंद्रीकृत शासन से विकेंद्रीकृत शासन की। अगर आपको संपूर्ण क्रांति करनी है और समाज में बदलाव लाना है तो आपको सेंट्रलाइज जो पॉलिटी है, सेंट्रलाइज पॉलिटी से आपको डिसेंट्रलाइज पॉलिटी की ओर बढ़ना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से आजादी के बाद के भारत में किस राजनीतिक पार्टी के प्रभुत्व की आलोचना की? तो डेफिनेटली आजादी के बाद एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, वन पार्टी डोमिनेशन था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डोमिनेशन। तो इसी की आलोचना इन्होंने की। महात्मा गांधी द्वारा विरोध और आत्मशुद्धि अपनाई गई उपवास तकनीक क्या थी? देखिए, उपवास भी यहां पे दे दिया है। आत्मशुद्धि के लिए इन्होंने क्या है, अनशन यानी उपवास का साधन अपनाया था। प्रिंट कैपिटलिज्म शब्द की रचना किसके द्वारा की गई है? प्रिंट कैपिटलिज्म शब्द की रचना की गई है बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा, और इन्होंने प्रिंट कैपिटलिज्म इमेजिन्ड कम्युनिटी, इन्होंने जो एक किताब लिखी है उसके अंदर इन्होंने ये विचार दिया है। गैब्रियल आमंड ने संस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा? संस्था की अवधारणा को, स्ट्रक्चर को, संस्था होता है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को आमंड ने जोड़ा था फंक्शन के साथ, इसीलिए इसे कहा गया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, इन्होंने संस्था यानी स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ जोड़ा। नीचे यहां पे दो सूचियां दी गई है, सूची 1 के अंदर विद्वान है और सूची 2 के साथ उनके द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं। तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आमंड और पावल, आमंड और पावल ने दिया था स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अपनी किताब के अंदर। सिडनी वर्बा ने दी है पॉलिटिकल कल्चर। रॉबर्ट मिशेल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत दिया है, और बेनेडिक्ट एंडरसन ने यहां पे कल्पित समुदाय का विचार दिया है, कल्पित समुदाय। तो इसके जब हम आंसर देखते हैं, डी का 4 यहां पे आपको देखने को मिलेगा, डी का 4, सी का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। दैट्स मीन ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की डेफिनेटली किसने दिया? रॉबर्ट मिशेल ने दिया है, और सिडनी वर्बा पॉलिटिकल कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स मीन ये ऑप्शन का सारे ऑप्शन यहां पे गलत है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। किसने तर्क दिया कि तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से पार्टियों, हितों
और नेतृत्व संरचना से संबंधित है। और यहां पे भी दो सिद्धांतकार हैं जिन्होंने ये बात की है, गैब्रियल आमंड और आरसी मैक्रेडिस और रॉबर्ट ई वाड्रा। तो हालांकि दोनों ने इसकी बात की है, लेकिन जो इसके साथ ज्यादातर संबंधित माने जाते हैं वो है आरसी मैक्रेडिस। ऑप्शन सी इसका होगा। भारतीय न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मामलों में संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की अवधारणा पर जोर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुख्य रूप से इस अवधारणा से संबंधित है? यहां पे केसेस दिए गए सुप्रीम कोर्ट के। पहला देखिए, नवजोत सिंह जोहर बनाम भारत संघ, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन और शायरा बानो बनाम भारत संघ। दोस्तों यहां पे दो ऑप्शन इसके सही लग रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन सही नहीं है। हालांकि जो नाज फाउंडेशन ने केस किया था ये एनसीटी के खिलाफ किया था, ठीक है। और नाज फाउंडेशन आर्टिकल 377 से रिलेटेड है, जिसमें समलैंगिकता का विचार है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रिलेटेड है, लेकिन केस कभी भी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता है। नाज फाउंडेशन के खिलाफ सुरेश कुमार कौशल ने नाज फाउंडेशन के खिलाफ ये केस नहीं किया था, ठीक है। तो जो केस होता है इंडिविजुअल भारत सरकार के खिलाफ कर सकते हैं या फिर राज्य सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। तो सुरेश कौशल नाज फाउंडेशन के खिलाफ केस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तो आपका नहीं बनता है। हालांकि ये जो नाज फाउंडेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रिलेटेड है, लेकिन सुरेश कुमार यहाँ पे गलत है, दैट्स मीन ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शायरा बानो बनाम भारत संघ, जो कि 3 तलाक से रिलेटेड मुद्दा है। और 3 तलाक का जो मुद्दा था वो नैतिकता से रिलेटेड मुद्दा था, वो धार्मिक इश्यू से रिलेटेड मुद्दा था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अरब इजराइल संघर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अरब इजराइल संघर्ष, दोस्तों डाउटफुल है ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर कह पाना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कालक्रम में आपने लगाना है, क्रोनोलॉजी में आपने लगाना है। देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन सबको पता है 1919 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। 1920 में ये पेरिस एग्रीमेंट होता है, पेरिस शांति सम्मेलन होता है। तो सबसे पहला तो डेफिनेटली 3 होना चाहिए, तो 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है। उसके बाद होता है स्टालिन हिटलर समझौता, एक्सिस ऑफ पावर का गठन 1935 से लेकर 1940 तक इसका गठन हुआ है, इसके बीच 1940 के बीच, ठीक है। तो पहला 3 और दूसरा 2, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। उसके बाद होता है आपका स्टालिन हिटलर समझौता और फिर होता है पोलैंड जर्मन अनाक्रमण संधि। तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट है। सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं पा रहे हैं, मे बी आगे दिख जाए। हाँ, यहाँ पे थोड़े से ये विजिबल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की प्रमुख धारणा नहीं है? इसमें से शक्ति संतुलन की प्रमुख धारणा कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। राज्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पावर क्यों अपनाया जाता है? ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा सके, लेकिन यहां पे पूछा है नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है, इसलिए लोग क्या है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हैं, ये भी सही है। राज्य दूसरों के व्यवहार का आकलन करने के लिए नैतिक मानदंड लागू करते हैं। राज्यों की सापेक्ष शक्ति स्थिति को मापा जा सकता है। तो स्थिति को मापा जा सकता है, शक्ति को मापा जा सकता है, दैट्स मीन ये पता लगाया जा सकता है कि बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी सही है। यहां पे गलत है ऑप्शन सी, यानी राज्य दूसरों के व्यवहार का आकलन करने के लिए नैतिक मानदंड का यूज कभी नहीं करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मानदंडों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही था। किस अंतरराष्ट्रीय समझौते ने पहली बार देशों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी बना दिया, यानी बाइंडिंग समझौता कौन सा था? ये था क्योटो प्रोटोकॉल 1997। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और अपने वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूं। परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि एनपीटी कब हुई? एनपीटी बेसिकली 1968 में ये
साइन हुई, लेकिन अडॉप्ट 1970 के बाद ही हो पाई क्योंकि सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो एनपीटी 1968। लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भारत बांग्लादेश भूमि समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये एनक्लेव एग्रीमेंट इसे कहा गया है। एनक्लेव एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि बेरुबाड़ी केस से शुरू होता है, ठीक है। 1960 से ये चला आ रहा था केस, और ये 2015 में सुलझा लिया गया है, जिसके लिए 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 2015 इसका करेक्ट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी जो है आपका, आईपीसीसी की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई? आईपीसीसी की जो स्थापना है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर की गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। वह कौन सा सिद्धांत था जिस पर गुजराल सिद्धांत ने अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों के विषय पर जोर दिया? द्विपक्षीयता और अहस्तक्षेप? नहीं। विस्तारवाद और क्षेत्रीय आधिपत्य? विस्तारवाद की तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई। पड़ोसियों के साथ अगर आपने संबंध बेटर करने हैं तो अगर आप विस्तार करोगे, एक्सपेंशन करोगे, दूसरी टेरिटरी में घुसोगे तो कहां से होगा आपका संबंध सही? तो ये तो गलत है। सैन्य गठबंधन और सुरक्षा समझौते? सैन्य गठबंधनों के द्वारा भी गुजराल समझौता बात नहीं करता है। आर्थिक प्रभुत्व, और यहां देखिए प्रभुत्व की बात हो रही है, आप अपने पड़ोसियों के ऊपर डोमिनेशन स्थापित करोगे आर्थिक रूप से तो कहां संबंध बेटर होगे? तो ये भी नहीं है। तो चारों ऑप्शन इसके सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो था एक पक्षीय, एक पक्षीय, ना कि द्विपक्षीयता। एक पक्षीयता का मतलब है अगर हम श्रीलंका को मदद कर रहे हैं तो श्रीलंका से हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि वो हमारे को वापस मदद करेगा। ये था गुजराल डॉक्ट्रिन, और यहां पे बिल्कुल गलत सारे ऑप्शन इसके दिए हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर एचपीपीएससी देने वाला है द्विपक्षीयता और अहस्तक्षेप, और द्विपक्षीयता इसका गलत यहां पे है। एक पक्षीयता इसका होना चाहिए था, वन साइडेड समझौते यहां पे होने थे, ठीक है। तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर वो देंगे, बट द्विपक्षीयता इसका गलत है। यानी चारों ऑप्शन आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपने गलत पे टिक किया हो। मॉर्गेंथाउ के 6 सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मॉर्गेंथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 6 सिद्धांत दिए हैं, 6 प्रिंसिपल, जिन्हें कहा गया है राजनीति उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होती है। डेफिनेटली जो पॉलिटिक्स है वो लॉ के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के द्वारा संचालित या शासित होती है, और बैलेंस ऑफ पावर इससे बनता है, ये बिल्कुल सही है। मानव स्वभाव आंतरिक रूप से निराशावादी है। तो ऐसी बात 6 प्रिंसिपल में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी बात आपको 6 प्रिंसिपल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। राजनीतिक नैतिकता सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से ली गई है। तो राजनीतिक नैतिकता, पॉलिटिकल मॉरलिटी, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से ली गई है। ये भी डाउटफुल है क्योंकि ऐसी बात उन्होंने डायरेक्टली कहीं की नहीं है, ठीक है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू नहीं किया जा सकता, ये भी बात उन्होंने की है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही लग रहा है। और अगर इसको इसके आंसर की गलत दी जाती है या फिर मॉडिफाई करके किसी भी तरीके से दी जाती है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके ऑथेंटिक सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक तदुपरांत से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा विचारक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड नहीं है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से, वो आपको बताना है। तो देखिए, केनेथ वॉल्ट्ज पहले विचारक थे जिन्हें फादर कहा जाता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म का या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। रिचर्ड एशले भी इसके साथ जुड़े हैं, डेविड कैंपबेल भी जुड़े हैं, आरबीजे वॉकर इसके साथ नहीं जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार सैमुअल हंटिंगटन द्वारा नहीं दिया गया है? एसपी हंटिंगटन द्वारा। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इन्होंने दिया, पॉलिटिकल डिके और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। इतिहास का अंत फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा दिया गया है, जो इनके शिष्य थे। तो ऑप्शन सी इज राइट। ये क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे किताबें दी गई है और यहाँ पे थिंक कर दिए गए हैं।
तो अरविंदो घोष की जो किताब है द लाइफ डिवाइन किताब इन्होंने लिखी। वीडी सावरकर की जो किताब है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। एम.एन. रॉय की किताब है इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में इन्होंने किताब लिखी। पेरियार ईवी रामास्वामी वाई वर वुमेन इंस्लेव्ड। ठीक है, तो अब देखिए 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। लोकतांत्रिक परिवर्तन यानी डेमोक्रेटिक चेंज की अवधारणा किसने दी? डेमोक्रेटिक चेंज की अवधारणा के साथ जुड़े हैं रॉबर्ट डेहल, ऑप्शन 20 का सही है। नवनिर्भरता के विचार के साथ कौन सा विद्वान संबंधित है? न्यू डिपेंडेंसी जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है थियोडोर डॉस सैंटोस के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी चर्चा पॉल आर ब्रास ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट में रूप में की? इंडियन नेशनल क्राइसिस, पॉल आर ब्रास ने इंडियन नेशनल क्राइसिस के बारे में लिखा। इसमें पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी आंदोलन था, उत्तर पूर्व के आंदोलन थे, या कश्मीर में जो अलगाववादी आंदोलन थे, इन तीनों की इन्होंने चर्चा की अपनी किताब के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में, यानी 1 A, B एंड D, ऑप्शन डी इज राइट। यहां पे कथन दिए गए हैं, 2 कथन देखते हैं। भारत का संविधान अपनी बुनियादी संरचना को यानी बेसिक स्ट्रक्चर को संघवाद, फेडरलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में परिभाषित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें हैं, यानी संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कथन 2 में दिया गया है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है जिन पर संविधान आधारित होता है। तो यह भी सही है, दैट्स मीन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकते हैं? भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको सही कथन बताना है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेना, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा में इसे भाषण या बोलने का भी अधिकार है। लोकसभा में वोट करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को नहीं दिया होता है, और ये किसी समिति का भी मेंबर नहीं होता है। लोकसभा की किसी समिति का मेंबर नहीं हो सकता है क्योंकि लोकसभा की समिति के मेंबर बेसिकली एमपी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 3। यस, ऑप्शन डी इज राइट, 1 एंड 3। भारत सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पैसा अधिनियम को लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है? कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है वो आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले ये स्वशासन को प्रदान करना चाहता था। पंचायती राज लागू किया गया था 73वें संविधान के संशोधन के द्वारा, लेकिन ये शेड्यूल एरिया में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, ये शेड्यूल एरिया में लागू नहीं किया गया था। तो शेड्यूल एरिया में लागू करने के लिए, स्वशासन प्रदान करने के लिए पैसा एक्ट लाया गया था, बिल्कुल सही है। यह पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, यह भी सही है। आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त करना या आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ये इसका उद्देश्य नहीं था, आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त कराने का इसका लक्ष्य नहीं था, बाकी तीनों थे। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब आर्टिकल 356 का यूज करता है राष्ट्रपति तो क्या होता है? राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है? नहीं, राज्य की विधानसभा भंग नहीं होती है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके अधिकार में आ जाती है? नहीं, संसद के अधिकार में कैसे आएगी? ये तो राष्ट्रपति के अधिकार में होनी चाहिए।
अनुच्छेद 19 राज्य में निलंबित हो जाता है तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है, हाँ ये होता है, ठीक है, कि जो पावर होती है आर्टिकल 356 के तहत ये राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के थ्रू शासन कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी आदमी को वहां के शासन को चलाने के लिए नॉमिनेट कर सकता है। दैट्स मीन ऑप्शन डी। क्या होगा अगर 356 लागू हो जाए? राष्ट्रपति उस राज्य के लिए कानून बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, यहां पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एम.एन. रॉय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। बिल्कुल सही है, 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की थी। रीजन, कैबिनेट मिशन योजना के हिस्से के रूप में 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अब देखिए यहां पे एम.एन. रॉय की बात हो रही है, नीचे यहां पे कैबिनेट की बात हो रही है, कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। हालांकि दोनों सही है, लेकिन एक दूसरा का ये स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। दैट्स मीन ऑप्शन बी, दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद की सर्वोच्चता को प्रतिबंधित करता है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद की संरचना को प्रतिबंधित करता है, यानी संसद यहां पे सुप्रीम ना हो जाए, संसद तानाशाही ना अपनी दिखाने लग जाए, तो उसके लिए कौन सी प्रणाली है? यह है संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा। संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा के थ्रू क्या है, संसद की सर्वोच्चता को कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। असर्शन और रीजन का एक और क्वेश्चन, भारत में दबाव समूहों को राजनीतिक दलों के साथ उनके करीबी संबंधों से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, भारत में जो दबाव समूह है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप C2 को देख लो तो साम्यवादी दलों के साथ है। आप किसान संगठन किसान मजदूर संगठन देख लो, बीजेपी के साथ रिलेटेड है। वैसे ही NSY एक दबाव समूह है तो वो आपका कांग्रेस के साथ है। यानी जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दलों के साथ करीबी रूप से परिभाषित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। रीजन, दबाव समूहों ने सहभागी लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि सहभागी लोकतंत्र है वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मेंटेन नहीं किया जा सकता था, राजनीतिक दलों के द्वारा उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत नहीं किया गया है, जबकि राजनीतिक दलों ने दबाव समूह के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत किया है। ऑप्शन ए इज राइट। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 52, अच्छा, भारत में आपको आई होप दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप सुन सकते हैं क्लियर। भारत में चुनावी प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सही है? आपको दो कथन बताने हैं भारत में चुनाव प्रणालियों के बारे में। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत विजेता वह उम्मीदवार होता है जिससे सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक उम्मीदवार को 30 मिले, एक को 31 मिले, एक को 35 मिले, तो इसमें से जो 35 जिस उम्मीदवार को मिले वो विजेता घोषित है। भले उसको 50% मिले या 10%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। दूसरा, सूची प्रणाली का उपयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। नोटा को 2014 में पेश किया गया था। अब देखिए यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल है। पहला तो सही है, चुनाव आयोग, ये तीसरा यहां पे बिल्कुल गलत है, थर्ड यहां पे बिल्कुल गलत है। राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभा के इलेक्शन नहीं देखता है। राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो किसके चुनाव देखता है? पंचायतों के या MCs के। ठीक है, तो ये तो यहां पे गलत है, तीसरा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 1 और 4 होना चाहिए, या थोड़ा 1 और 2 में भी यहां पे डाउट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से एक इसका करेक्ट आंसर है।
आपको अगर करेक्ट आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। निम्नलिखित में से किसने मांग राजव्यवस्था और आदेश राजव्यवस्था की धारणा प्रस्तुत की? डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी की बात भारत के संदर्भ में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने की। तो इनकी पीडीएफ्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स पे देख सकते हैं। डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी ये क्या है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दावा किया गया है सर्वोच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय जो नियम बनाते हैं वो कानून के दायरे में रह के बनाते हैं, वो संविधान के दायरे में रह के बनाते हैं और थोड़ी बहुत शक्ति संसद के पास भी है। केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे HPPSC देगी वो ऑप्शन ए देगी, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति को बिल्कुल इंडिपेंडेंट इस कथन के द्वारा घोषित किया गया है। ये दावा किया गया है कि संसद किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय को, और क्योंकि संसद कंट्रोल नहीं कर सकती है इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। दैट्स मीन ऑप्शन इसका ए होगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी कानून लिखा है वो गलत है यहाँ पे, बट आपने आंसर की देख लेना, इसका ऑप्शन ए ही आपको मिलेगा। मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने वाले निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल लग गया राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, तो आपका आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होगा, ये व्यवस्था की गई है। दावा किया गया है मंत्रिपरिषद सरकार के संसदीय स्वरूप का केंद्र है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो सेंटर में होती है। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद केंद्रीय बिंदु होता है किसी भी संसदीय सरकार का। सरकार बहुमत दल से बनती है। सरकार बहुमत दल से बनती है। तो यहां पे मंत्रिपरिषद की बात हो रही है और यहां पे सरकार की बात हो रही है, बहुमत की बात हो रही है। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज राइट। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में जो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है सांसदों के द्वारा, अगर उनके किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ है तभी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। यानी संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला जब उठाया जाता है उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। गांधी जी द्वारा किए गए निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम में आपने लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने इसको लगाना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के आसपास इन्होंने किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था जो कि तुर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था, इसका सहयोग किया था 1919। दांडी मार्च 1930-31 के अंदर ये चला था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रारूपण समितियों को उनके संबंधित अध्यक्षों के साथ आपको मिलाना है। ये जो प्रमुख समितियां थी इसको मिलाना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार जो समिति थी ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति के जो हेड थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और यहां पे दिया है KM मुंशी, जो कि गलत है। दैट्स मीन आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप इसको चैलेंज करना चाहो तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका राइट आंसर यहां पे दिया जाएगा वो दिया जाएगा ऑप्शन बी ABCD। बट आप इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका ये आपने किसी तरीके से अगर ये गलत आपका क्वेश्चन हो गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका जो MP होता है, आपके एरिया से जो MP चुन के जाता है, वो लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए उसे हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो उसके बारे में आपको यहां पे बताना है। MP लैड्स फंड का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे जैसी टिकाऊ संपत्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। MP लैड्स के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और 2005 के अंदर एक प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक सांसद की निधि का एक निर्दिष्ट हिस्सा यानी
15% SC के लिए और 7% आपको 7.5% ST की आबादी को लाभान्वित करने के लिए करना चाहिए। तो ये 2005 में ये एक MP लैड्स में जोड़ा गया था, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, MP लैड्स फंड वार्षिक आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं और अप्रयुक्त फंड को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। MP लैड का जो फंड होता है एक्चुअल में ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, यानी लैप्स नहीं होता है। अगर 5 करोड़ आपको 2014 में मिले थे, आपने उसे यूज नहीं किया, तो वो अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे, अगले साल आपके पास 10 करोड़ हो जाएंगे खर्च करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 तो गलत है। जिला प्राधिकारी को हर साल कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों का कम से कम 10% निरीक्षण करना चाहिए। कम से कम 10% काम हुए हैं कि नहीं है, हुए हैं, तो वो तो जांच 2005 में ये कंपलसरी कर दिया गया था। दैट्स मीन ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन डी इज राइट। यहां पे चुनौतियां दी गई हैं और उसके सुधार के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए, फर्जी पंजीकरण को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोटो पहचान पत्र बनाना पड़ेगा। वोटों की गिनती में देरी होती थी, उसके लिए हमने ईवीएम बना दिया, सीधा ईवीएम के तहत हमने क्या कर दिया? वोटों की गिनती कर दी। जहां पे 20 दिन लगते थे, 1 घंटे के अंदर वोटिंग काउंटिंग हो गई। चुनाव के दौरान जो हिंसा होती है, अगर पूरे भारत में एक साथ किया जाए, चुनाव में हिंसा होती है, आपके पास इतने पुलिस बल नहीं है, तो आपको क्या करना है? चरणों में मतदान करना है। पहले चरण में, ताकि यहां का पुलिस फोर्स वहां पे भेज दिया जाए, वहां का वहां भेज दिया जाए, ताकि हिंसा ना हो। अत्यधिक प्रतियोगी अगर आते हैं, बहुत सारे कंपटीटर आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उम्मीदवारों की जमानत राशि को बढ़ा दो। उनसे पहले 5,000 लिया जाता था, अब 25,000 लिया जा रहा है। अब जो नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट। ओके, यहां पे थिंकर्स दिए गए हैं और उनके द्वारा लिखी गई किताबें या विचार हैं। ठीक है, सबसे पहले मायरन विनर, रजनी कोठारी ने जो किताब लिखी है द कांग्रेस सिस्टम किताब लिखी है। मायरन विनर ने लिखी है द इंडियन पैराडॉक्स। योगेंद्र यादव ने लिखी है तीसरा डेमोक्रेटिक उभार। और सुहास पलशिकर ने किताब लिखी है कांग्रेस के बाद की राजनीति। कांग्रेस के बाद की राजनीति, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। असर्शन और रीजन का एक और क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय में सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। ये जो 6,000 आपको वार्षिक दिया जाता है किसान सम्मान निधि के द्वारा, जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनको मदद करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने कृषि खर्चों को पूरा करने और आजीविका में सुधार करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। दैट्स मीन किसान सम्मान निधि की यहाँ पे दावा किया गया है और उसका जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज राइट। दावा और तर्क दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ये कुछ साफ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगला है, लोक प्रशासन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों को कालक्रम में व्यवस्थित आपको करना है। पब्लिक एड का चरण में सबसे पहला चरण था राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, ऑप्शन डी फर्स्ट। उसके बाद होता है लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाए जाने शुरू कर दिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता आपको चुनौती दी जाती है सिद्धांतों को, और सबसे लास्ट में आता है आपका पहचान का संकट। यानी इसका जो सही क्रम होगा डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी। दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध का एक आवश्यक पहलू है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के लिए इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है, जो कि महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। ऑप्शन ए। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट शब्द का तात्पर्य क्या है? स्ट्रीट लेवल यानी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो कि गली में काम करते हैं, धरातल में काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स। जैसे कि आपके डॉक्टर होते हैं, धरातल पे जाके काम करते हैं, लोग
आपके टीचर होते हैं वो भी ग्राउंड लेवल पे जाके सरकार की पॉलिसीज को लोगों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। दैट्स मीन स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है फ्रंट लाइन सार्वजनिक सेवा कर्मचारी जो नागरिकों के साथ सीधे बातचीत करते हैं। दावा किया गया है आधुनिक राज्य बड़े और विविध हैं, जिनमें कई सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, और ये समस्याएं पिछले अनुभवों के कारण और भी गंभीर हो गई है। ठीक है, यहां पे दावा किया गया है कि आधुनिक राज्य बड़े और विविध है और कई प्रकार की कल्चरल और इकोनॉमिक चुनौतियां इसके अंदर है। रीजन में कहा गया है 21वीं सदी की शुरुआत में भारत ने 3 नए राज्यों का उदय देखा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और साथ ही हाल ही में तेलंगाना को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब देखिए यहां पे बात की गई है कि आज के टाइम में क्या है, राज्य बड़े हो गए हैं और विविध हो गए हैं और इसके अंदर सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। क्योंकि ये सारी चुनौतियां हैं, यही कारण है, यही रीजन है कि भारत में जो ये बड़े राज्य हैं इन्हें तोड़कर अलग अलग राज्यों में बनाया गया। ठीक है, इनके अंदर सांस्कृतिक भिन्नताएं थी। आपके जो उत्तराखंड है, झारखंड है, उत्तराखंड के अंदर सांस्कृतिक भिन्नता ये थी कि ये पहाड़ी क्षेत्र था। झारखंड का अपना एक आर्थिक मुद्दा था, यानी आर्थिक चुनौतियां थी, और तेलंगाना की अपनी आर्थिक चुनौतियां थी। दैट्स मीन यहां पे ऑप्शन ए राइट होगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 असर्शन और रीजन का ही है ये भी। लोकतंत्र की प्रणाली सभी लोगों की समानता को मान्यता देती है और आम लोग की सरकार के लिए खड़ी रहती है। तो लोकतंत्र बेसिकली आम लोगों के लिए ही काम करती है, बिल्कुल सही है रीजन। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकार काफी हद तक शक्ति अभिजात व आई होप यहां पे एलीट होना चाहिए आगे, शक्ति अभिजात व एलीट द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ऊपर डेमोक्रेसी की बात की गई है, नीचे यहां पे शक्ति अभिजात की बात की गई है, एलीट क्लास की बात की गई है। हालांकि दोनों सही है, लेकिन अगर यहां पे लोकतंत्र की बात यहां पे हुई होती तो ये इसका सही रीजन भी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है कल्याणकारी राज्य के बारे में। देखिए, यह एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को व्यापक स्तर की सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब यही हुआ कि अपने नागरिकों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन बी, यह आमतौर पर साम्यवाद और दूसरी ओर बेलगाम व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है। बिल्कुल सही बात है। कल्याणकारी राज्य का विचार क्यों आया? कल्याणकारी राज्य का विचार इसलिए आया कि एक तरफ कार्ल मार्क्स क्रांति की बात कर रहा था, एक तरफ क्रांति की बात कर रहे थे कि पूंजीपतियों को उखाड़ के बाहर करो। वैसे ही जेएस मिल आते हैं, टीएस ग्रीन आते हैं और उन्होंने पूंजीवाद को बचाने के लिए क्या कर दिया, एक कल्याणकारी राज्य का एक सिद्धांत दे दिया। ठीक है, तो व्यक्तिवाद क्या था, लोगों का शोषण कर रहा था, पूंजीवाद लोगों का शोषण कर रहा था, और साम्यवाद यहां पे पूंजीपतियों को मानने की बात कर रहा था। तो एक प्रकार का समझौता किया गया साम्यवाद और बेलगाम पूंजीवाद के बीच, और जिसे क्या कहा गया, पॉजिटिव लिबरलिज्म या कल्याणकारी राज्य। तो एक भी सही है, दो भी सही है। तीसरा, कल्याणकारी राज्य किसी भी मानवीय या प्रगतिशील समाज के लिए एक प्रतिमान स्थापित करता है। ठीक है, ये मानव कल्याण की बात करता है, बिल्कुल सही है। कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन हटाए बिना न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है। तो कल्याणकारी राज्य में पूंजीपतियों को मारा नहीं जाता, उन्हें हटाया नहीं जाता। ठीक है, तो न्यूनतम जीवन की गारंटी लगभग सभी को दी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और कानूनी विकास के साथ संबंधित बताया? तो ये थे मैक्स वेबर, जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध सरकारी संगठन का उदाहरण है? देखिए, अर्ध सरकारी संगठन का मतलब होता है
जो जिसमें सरकारें भी होती हैं और साथ में एनजीओ का भी वो काम करते हैं, तो ये यूएन भी है, आईएमएफ भी है, और ये आपका डब्ल्यूटीओ भी है। तो यहां पे ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, यहां पे नहीं है आना चाहिए था, यहां पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ही यहां पे गलत हो जाता है। कॉपरेशन अमंग नेशन नामक पुस्तक के लेखक है, कॉपरेशन अमंग नेशन, ये किताब लिखी है जोसेफ ग्रीको ने। कॉपरेशन अमंग नेशन, कई बार ये किताब पूछी गई है, जोसेफ ग्रीको की ये किताब है। ऑरविले के लिए अरविंदो घोष का दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो ऑरविले आश्रम इन्होंने पौंडीचेरी में स्थापित किया था, और ऑरविले का इनका जो विचार है ये कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद के ऊपर आधारित है, ऑरविले का विचार। हेगल के दर्शन में गीस्ट शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? देखिए, गीस्ट शब्द जो है GIEST, गीस्ट शब्द जो हीगल का है वो फाउंडेशन शब्द है, या फाउंडेशन विचारधारा आप कह लीजिए, जिसके आधार पर हीगल ने अपनी पूरी की पूरी फिलॉसफी को टिकाया है, पूरी की पूरी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया है। तो गीस्ट का सिद्धांत क्या होता है? बेसिकली गीस्ट का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो कि मनुष्य की सामूहिक चेतना के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, भौतिक पदार्थ की बात नहीं की है हीगल ने, भौतिक पदार्थ की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा। अंतिम वास्तविकता या पूर्ण सत्य, ये भी है। भौतिक शरीर की ये बात नहीं करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे कि ये कार्ल मार्क्स की कोटेशन है। और किसी समाज की सामूहिक चेतना या भावना। तो यहां पे दो ऑप्शन गीस्ट के बारे में बिल्कुल सही आ रहे हैं, दो में से एक आपको बताना है जो कि ज्यादा प्रेफरेबल हो सकता है, हालांकि दोनों सही है। तो ये है किसी समाज की सामूहिक भावना या चेतना। अब आप इसको चैलेंज करना चाहो, अगर आपने गलत टिक किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहां पे सही है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन आरटीआई आंदोलन के साथ संबंध रहा है? तो आरटीआई आंदोलन मजदूर किसान शक्ति संगठन 2005 के अंदर इनके फेवर में निर्णय आया था और आरटीआई एक्ट बनाया गया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। यहां पे ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण सिद्धांत प्रशासन के नौकरशाही मॉडल का समर्थन करता है। सार्वजनिक चयन सिद्धांत प्रशासन के नौकरशाही मॉडल का समर्थन नहीं करता है। सार्वजनिक चयन सिद्धांत क्या कहता है कि नौकरशाही में क्या है, इसमें कई प्रकार की बाधाएं हैं, इसमें लाल फीताशाही है, इसमें काम में दक्षता उतनी अच्छी नहीं है। तो सार्वजनिक चयन सिद्धांत इसकी बात तो नहीं करता है। कथन दो दिया गया है, विंसेंट ऑस्ट्रॉम सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण के समर्थक है, ये बिल्कुल सही है। दैट्स मीन एक ऑप्शन डी इसका होगा, एक गलत है और दो सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी है दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा गया है, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिंड्रोम का संबंध किसके साथ है? तो निर्भरता सिद्धांत बेसिकली मार्क्सवाद के साथ जुड़ा हुआ है। दावा किया गया है बहुलवादी समाज में लोकतंत्र कमजोर होता है। बहुलवादी जो समाज होता है, प्लूरलिस्टिक जो समाज होता है, वहां पे लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है बल्कि स्ट्रांग होता है। दैट्स मीन दावा गलत है आपका। बहुल समाज एकता और विविधता पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। बहुल समाज क्या है? एकता के ऊपर और विविधता के ऊपर, दोनों के ऊपर ही आधारित है। दैट्स मीन ए गलत है और आर सही है। भारत के हाल के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन से यहां पे लग रहा है ये 1919 के सुधारों की बात कर रहे हैं जब हमने एलपीजी को अपनाया था। ठीक है, एलपीजी की पॉलिसी को देखते हैं। यह टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। हमने न्यू लिबरलिस्ट पॉलिसी अपनाई, हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई, तो हमने क्या, टैक्स को कम कर दिया। सरकारी स्वामित्व वाली इकाई का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण, बिल्कुल हमने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि एल प्राइवेटाइजेशन, पी
जी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो पहला आपका लिबरलाइजेशन हो गया, दूसरा आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया, हमने यहाँ पे प्राइवेट संपत्ति को बढ़ावा दिया। तीसरा एफडीआई नियमों में ढील, यानी फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हमने ढील दी, दैट्स मीन क्या हो गया यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे दिया। इसने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया, तो चौथा भी बिल्कुल सही है, दैट्स मीन ऑप्शन सी इज राइट। एक दो सॉरी डी, ऑप्शन डी, 1 2 3 4, डी इसका सही होगा। बद्ध तर्क संगतता यानी बाइंडिंग रैशनैलिटी जो विचार है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बद्ध तर्क संगतता, बाइंडिंग रैशनैलिटी, हर्बर्ट साइमन का ये विचार है। और इन्होंने बोला कि हमारी जो बुद्धि होती है, हमारी जो तर्क संगतता होती है वो सीमित होती है, क्योंकि हमारे पास सभी विकल्प हमारे दिमाग में उपस्थित नहीं होते, हमारे पास सभी विकल्प नहीं होते। ऑप्शन ए इज राइट। लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकपाल सबसे पहले स्वीडन में बनाई गई, बिल्कुल सही बात है। 1809 में सबसे पहले लोकपाल की संस्था कहां बनाई गई थी, स्वीडन में। अशोक मेहता समिति ने भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश नहीं की थी, इससे पहले ही कर दी थी ये। भारत के सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी गई है, नहीं, सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। इवन हिमाचल में अभी लोकायुक्त को हटाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय महासंघ को एक साथ मिलकर चलने वाले संघ, ना कि एक साथ मिलकर आने वाले संघ के रूप में व्यक्त किया है प्रणव वर्धन ने, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवाद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए क्रियोल जो राष्ट्रवाद है, बेसिकली क्रियोल राष्ट्रवाद, ये लैटिन अमेरिकी नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब दूसरे ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन से बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे कि ये तो नहीं हो सकता है। कल्चरल नेशनलिज्म, ये तो पूरे वर्ल्ड में है। नागरिक राष्ट्रवाद, सिविल नेशनलिज्म, उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद, यानी जो पहले उपनिवेश थे, बाद में जो उपनिवेश खत्म होने के बाद राष्ट्रवाद जहां स्थापित हुआ वो उत्तर औपनिवेशिक है। दैट्स मीन करेक्ट आंसर क्रियोल नेशनलिज्म है। किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, यदि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो तो भी हम इसके खिलाफ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। यदि यह उस प्राधिकारी की पात्रता से बाहर है जिसने इसे बनाया है, यानी अधिकार परीक्षा, यहां पे प्रश्न लगेगा, ठीक है। तो तीनों यहां पे सही है, इन तीनों के खिलाफ हम जा सकते हैं। दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से किस वैधानिक कार्यकारी निकाय में भारत में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो भारत में जिला पंचायतों के अंदर महिलाओं को आरक्षण मिलता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में डेफिनेटली मिलता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण में, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है तो इसमें भी मिलता है। बाल कल्याण समितियां, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। लेकिन आप इसको ए मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे महिला और बाल कल्याण से रिलेटेड सभी में ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की व्याख्या भारत में पर्यावरण संबंधी जनहित याचिकाओं का कारण होती है। तो जनहित याचिकाएं जो लागू की जाती है वो आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि पर्यावरण क्या है, जीवन का अधिकार दिया गया है, तो पर्यावरण हमारे जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर है। स्वावलंबन और सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य बेसिकली दिव्यांग लोगों को मदद करने के उद्देश्य से ये लाया गया था, ठीक है। स्वावलंबन और सुगम्य भारत अभियान किसके लिए लाया गया था, दिव्यांग लोगों के लिए। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में नियामक तंत्र है। देखिए डेविड ईस्टन ने इनपुट फंक्शन की जहां पे बात की थी, उन्होंने इनपुट फंक्शन में डिमांड एंड सपोर्ट की बात की थी। डिमांड एंड सपोर्ट की, डिमांड एंड सपोर्ट को इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था नियामक तंत्र। अब डिमांड एंड सपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है, इसमें होती है आपकी संचार चैनल, सीमा पर चौकीदारी, यानी कोई ऐसी डिमांड आपके पास ना आ जाए
ऐसी डिमांड आपके पास ना आ जाए जो जिससे सिस्टम फुलफिल कर ही नहीं सकता है, अवांछित डिमांड ना आ जाए, तो उसे कहा गया सीमा पर चौकीदारी। और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 92, 1940 तक तुलनात्मक राजनीतिक प्रकृति कैसी थी? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति थी मानक, केवल वैल्यूज को ही वैल्यूज तक सीमित थी, मानकता तक ये सीमित थी, नॉर्मेटिव ये थी, ठीक है, मानक का मतलब होता है नॉर्मेटिव। और जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो इन्होंने वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नए सामाजिक आंदोलन क्रांति के विचार में रुचि रखते हैं। नए सामाजिक आंदोलनों की साझी विचारधारा है, तो ऑप्शन बी तो गलत है। नव सामाजिक आंदोलन जो है ये साझी विचारधारा से प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि छोटी छोटी विचारधाराएं, एलजीबीटी का मुद्दा हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा हो गया, यानी एक जैसी विचारधारा नहीं है, साझी विचारधारा नहीं बल्कि अलग अलग है, तो ये तो नहीं हो सकता। और यहां पे पूछा है सत्य नहीं है। अगला देखते हैं। पहला था सामाजिक आंदोलन क्रांति के विचार में रुचि रखते हैं। नए सामाजिक आंदोलनों में उत्तर भौतिक अभिविन्यास होता है, यानी इनकी जो ओरिएंटेशन होती है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट होती है या पोस्ट मेटलिस्टिक होती है। सी तो सही है। नए सामाजिक आंदोलन मानवाधिकारों के लिए है, ये भी सही है। नए सामाजिक आंदोलन क्रांति के विचार में रुचि रखते हैं। अब देखिए दो में यहां पे डाउट है, ऑप्शन ए और बी में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, या तो ऑप्शन ए गलत है या फिर ऑप्शन बी गलत है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर यहां पे एचपीपीएससी देगा, मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन ए लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। ऑप्शन ए इसका सही लग रहा है बट श्योर नहीं हूं। आमंड और वर्बा के अनुसार लोकतांत्रिक समाजों में सिविक कल्चर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो आमंड और पावेल ने सिविक कल्चर की बात की है और इससे पहले ऑप्शन में भी ये आया था। तो संकीर्ण और सहभागी राजनीतिक संस्कृति से बनता है आपका सिविक कल्चर, आमंड और वर्बा के अनुसार। यहां पे कुछ पार्टीज दी हैं और उनके संस्थापक दिए हैं, तो इनको मैच करना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी। जस्टिस पार्टी के साथ जुड़े थे पेरियार, इन्होंने बनाई नहीं लेकिन जुड़े थे। प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी राम मनोहर लोहिया। भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े थे दीनदयाल उपाध्याय, इसके अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 3, बी का 1, हाँ ऑप्शन बी इज राइट। न्यू पब्लिक प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में वो आपको बताना है। इसका बाजार उन्मुखीकरण है, बिल्कुल सही है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड है। यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है। यह प्रबंधकीय स्वायत्तता की हिमायत करता है, यह भी बिल्कुल सही है। ये मैनेजरियल ऑटोनॉमी की बात करता है। यह प्रदर्शन मूल्यांकन पर केंद्रित है, यह भी सही है। दैट्स मीन यहां पे गलत है, यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सार्वजनिक हित की बात ना करके कस्टमर ओरिएंटेड है, व्यक्तिगत हित को यह प्राथमिकता देता है। यानी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो लोगों को क्या देखता है? कस्टमर की तरह देखते हैं। ठीक है, एक कस्टमर की तरह देखते हैं। जैसे आपका आईपीएस डिपार्टमेंट है, तो आईपीएस डिपार्टमेंट आपको एक सार्वजनिक हित के तौर पे नहीं देखते हैं, बल्कि आपको एक कस्टमर के तौर पे देखते हैं कि आपको पानी दिया महीने का, आपसे बिल काटा। बिजली विभाग आया, आपको महीने का बिल दिया और आपसे पैसा काटा। तो ये सार्वजनिक हित की बात नहीं करता न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये व्यक्तिगत हित की बात करता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन यहां पे देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में निष्क्रिय क्रांति, राष्ट्र और उसके टुकड़े, इमेजिन्ड कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं बेनेडिक्ट एंडरसन, एशियन ड्रामा के साथ जुड़े हैं गुरनार मिर्डल, आपका राष्ट्र और उसके टुकड़े के साथ जुड़े हैं पार्था चटर्जी, और बंगाल में निष्क्रिय क्रांति के साथ जुड़े हैं रणवीर समद्दर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? आई होप नहीं है, होगा यहाँ पे, क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यह निचली अदालतों की अपील सुन सकता है, तो हाई कोर्ट बिल्कुल निचली अदालतों की अपील सुन सकता है, ये तो सही है। यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, तो हाई कोर्ट बेसिकली आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है। यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद का निर्णय कर सकता है। यह अपने नीचे की अदालतों पर अधीक्षण और नियंत्रण रख सकता है। देखिए, जो नदी जल विवाद है उसके लिए क्या है, इंटर स्टेट वाटर काउंसिल बनी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ये इसके क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, ई गवर्नेंस के निम्नलिखित में से क्या लाभ है? ई गवर्नेंस के आपको लाभ बताने हैं। यह सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है, बिल्कुल सही है। सरकारी मामलों में लोगों की भागीदारी कम नहीं करता है, लोगों की भागीदारी बढ़ाता है, तो बी तो गलत है। नौकरशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, तो नौकरशाही प्रवृत्ति को भी क्यों प्रोत्साहित किया जाएगा ई गवर्नेंस के द्वारा? नौकरशाही को तो उसकी प्रवृत्ति उसको कम किया जाएगा। लेन देन लागत को यह कम करता है, यह भी सही है। सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास बनाने में मदद करता है। दैट्स मीन 1 4 5 देखते हैं, 1 4 5, यस, ऑप्शन डी इज राइट। भारत के चुनाव आयोग के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां हैं? देखिए, भारत के चुनाव आयोग के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, इनके पास परामर्शी शक्तियां भी है, और इन्हें जो शक्तियां मिलती है वो संवैधानिक आधार पे मिलती है। और ये क्वेश्चन भी आपका गलत है, क्योंकि यहां पे आना था नहीं है। चुनाव आयोग के पास कौन सी शक्तियां नहीं है, दैट्स मीन इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये आपका इसके ये गलत तरीके से फ्रेम आपका क्वेश्चन हुआ है। तो दोस्तों, ये था आपका HPPSC सेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर। लास्ट ईयर की अगर हम मेरिट की बात करें, उसके हिसाब से इस साल का जो पेपर हम देखते हैं तो ये मॉडरेट आया था। लास्ट ईयर जैसा पेपर आया था उससे थोड़ा सा इसको आप टफ कह सकते हैं। और पिछली बार जो मेरिट गई थी SC ST OBC कुल मिला के अगर हम देखें 49 से लेकर 60% तक, यानी अगर आपके इस बार 49 से लेकर 60% तक के आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60% आपके अंक बन रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी आपका सेट क्लियर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कुछ लोगों को अगर डाउट होगा कि मैंने जो यहाँ पे आंसर बताए हैं वो गलत है या फिर डाउटफुल है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन एनालिसिस आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा, क्योंकि HPPSC ने जो आंसर की निकालनी है उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको चैलेंज करने पड़ेंगे, और 8-10 क्वेश्चन का डिफरेंस बहुत बड़ा रहता है। आपको सेट क्वालिफाई करना है तो एक एक क्वेश्चन का वहां पे फर्क पड़ता है, तो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल ये वीडियो रहेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।